हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो सॉरी, ब्लैक डायमंड कह दिया मैंने। ओके, कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर, तड़कता फड़कता चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर, जिंदाबाद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है ओपन कास्ट माइनिंग। आपको चैप्टर का नाम सुन के आई होप खुशी हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है खुशी तो होना चाहिए, क्योंकि एनसीएल में बहुत बड़ा पोर्शन है। और बाकी जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें तो है ही। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि पहले मैं, जस्ट अ सेकंड मेरा, एक मिनट। अच्छा, ठीक। तो मैंने एक बात कही थी कि पहले मैं कुछ चैप्टर को पढ़ा लूंगा और बाद में मैं ओपन कास्ट पे पढ़ाऊंगा। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि मैं चाहता था कि ओपन कास्ट को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं। अरे यार, मेरा काम नहीं कर रहा, रुको एक मिनट। टेक्निकल ग्लिच है यार, जिस दिन मूड रहेगा बनाने का वो दिन। कभी कभी झरक जाता है भाई, यही समस्या है। ठीक, इतना खर्चा करने के बाद जब दिक्कत होता है तो बड़ा समस्या होता है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन कास्ट वाला चैप्टर। चैप्टर का नाम है ओपन कास्ट माइनिंग। इस चैप्टर को बड़ा ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो डालते जाएंगे। मतलब ऐसा है कि एक एक घंटा का वीडियो कोशिश करेंगे डालते जाए। और खत्म भी करेंगे, एक दो दिन के अंदर ही खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे इसमें। लेकिन आपको एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना शुरू कोशिश करेंगे। चलिए, ओपन कास्ट माइनिंग में सबसे पहले हम समझते हैं इसे ओपन कास्ट क्यों कहते हैं। अगर इसको ओपन कास्ट कहते हैं तो फिर स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है। अगर स्ट्रिप माइनिंग आप समझ गए तो फिर सरफेस माइनिंग क्या होता है। ठीक है। अगर सरफेस माइनिंग समझ गए तो ग्लोरी माइनिंग क्या होता है ना। ग्लोरी माइनिंग भी कोई चीज़ होता है। ठीक है। इसके बाद सरफेस माइनिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्लेसर माइनिंग, है ना। ये सब आखिर क्या चीज़ है भाई, ये अलग अलग नाम क्यों है इसका? तो ओपन कास्ट का मतलब एक मोटा मोटे हिसाब समझिए, ओपन कास्ट क्या होता है। जब आप सरफेस है, ये क्या है, सरफेस, ये रहा, ये रहा, पेड़ पौधा पेड़ पौधा पेड़ पौधा पेड़ पौधा। ठीक। अभी जमीन को खरीद लिए हैं, आसपास का जो पूरा एरिया है उसको खरीद चुके हैं, आप अपना माइंस का एक बाउंड्री लगा चुके हैं। अब आप इस माइंस को खोदना शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा बॉक्स कट। सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? बॉक्स कट लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो पेड़वा को काटेंगे, पेड़वा काट के जमीनवा एकदम बराबर करेंगे। पहले पेड़ काटेंगे, उसके बाद जो घास वास है उसको स्क्रैपर से या ग्रेडर मरवा देंगे, ग्रेडर या डोजर चलवा देंगे। डोजर ज़्यादा बेहतर होता है, डोजर अच्छा से घास वास सब छील पाता है, काट पाता है, काट के एकदम बराबर कर देगा। फिर ग्रेडर मंगाएंगे, ग्रेडर पूरा बराबर कर देगा। जब ये हिस्सा पूरा बराबर हो जाएगा ग्राउंड की भांति, उसके बाद हम इसमें कट लगाना शुरू करेंगे। कट कैसे लगाएंगे? जैसे तालाब खोदा जाता है, ऐसे करके कुछ हम इसमें कट लगाएंगे और ऊपर का पोर्शन को पूरा तरह से काट लेंगे। ऊपर का पोर्शन को पूरी तरीके से हम क्या करेंगे? काट लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा कटने के बाद। कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ, ये सब पेड़ तो हट जाएगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी पहले कैसा था? पहले आपका ऐसा था। इसके बाद अब इसमें क्या लगाया है? बॉक्स कट लगाया है। बॉक्स कट लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जब आप बॉक्स कट लगा चुके हैं तो अब आप मशीन को उतारिएगा नीचे। मशीन का मतलब होता है एक्सकोवेटर। एक्सकोवेटर का मतलब सिर्फ डोजर, मतलब सिर्फ आपका एक्सकोवेटर में पे फ्रंट हो बैक हो ये सब नहीं होता, बहुत सारा कैटेगरी है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मान के चलिए कि यहाँ पे आप एक्सकोवेटर उतारे हैं। अब ये एक्सकोवेटर इस मशीन, इस मटेरियल को कोड़ना शुरू करेगा, खोदना शुरू करेगा। या तो आप नीचे उतार सकते हैं, नीचे उतरा है तो उसको डीपर कहते हैं। और अगर ऊपर में खड़ा है तो ऊपर से भी एक खोदते जाएगा। यहाँ पर भी एक लगा देंगे एक्सकोवेटर जो नीचे से इसको खोदते जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मान के चलते जितना आपको जरूरत था उतना दूर तक आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे? इसके नीचे फिर से आप एक तो बॉक्स कट लगाएंगे और बॉक्स कट लगा के बेंच बनाएंगे। फिर इसके नीचे एक तो बॉक्स कट लगाएंगे, बॉक्स कट लगा के बेंच बनाएंगे। अब ये बेंच का फॉर्मेशन कर लेगा सर। अब आप इसको गौर से देखिएगा, ये एक बेंच बन जाएगा। ये देखिए, ये बेंच जैसा है। ये देखिए, ये बेंच जैसा है। ये देखिए, ये बेंच जैसा है। फिर अब ये वाला जो है इधर डेवलप करेगा, ये इधर डेवलप करेगा। इससे क्या होगा? ये जो
छोटा सा आपको दिख रहा है हिस्सा, ये चौड़ा होते जाएगा, चौड़ा होते जाएगा, चौड़ा होते जाएगा, ऐसे करते 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 जब ये इधर फैलेगा, ये थोड़ा और फैलेगा, थोड़ा और फैलेगा, थोड़ा और फैलेगा, थोड़ा और फैलेगा, ऐसे करते 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 फाइनल आप देखिएगा कुछ दिन के बाद तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप इसमें देख चुकेंगे कि हाँ ये बेंच है। ऐसे करते करते आप कोयला तक पहुंचते। इसी मेथड को कहते हैं ओपन कास्ट मेथड। इसको क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। इसका अलग अलग नाम है क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, हल्का हल्का चेंजेस आता है और उसका नाम थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। क्या क्या है भाई इसका? बहुत सारा नाम। इसका डेरिवेटिव चलिए बताते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग, इसका कुछ डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब इससे मिलता जुलता मेथड है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें तरीका हम अलग अलग यूज कर देते हैं। एगो अलग मशीन लगा देंगे, थोड़ा सा अलग टाइप से कोयलवा काट लेंगे तो उसको हम अलग एगो नाम दे देंगे। डेरिवेटिव कहते हैं उसको। जैसे हाईवाल माइनिंग, जैसे ऑगर माइनिंग, जैसे प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग का दूसरा नाम सरफेस माइनिंग भी है, याद रखिएगा, सरफेस माइनिंग भी है। जैसे ग्लोरी माइनिंग। ठीक है, ये सब कुछ नाम है, कुछ तरीके हैं। जैसे स्ट्रिप माइनिंग, ये सब कुछ नाम है, कुछ अलग अलग ओपन कास्ट का हल्का हल्का डेरिवेटिव है, थोड़ा थोड़ा अलग तरीका से हम इस्तेमाल करते हैं, कोयला काटने का ही काम करते हैं। हाईवाल माइनिंग, ऑगर माइनिंग, प्लेसर माइनिंग, ग्लोरी माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, ये सब कुछ जो है ओपन कास्ट माइनिंग का अलग अलग तरीका है कोयलवा काटने का। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या है ओपन कास्ट माइनिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में ये सभी तरीके आते हैं, सभी तरीके को हम एक एक बार समझाते हैं हल्का हल्का, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आते हैं हाईवाल माइनिंग। हाईवाल माइनिंग क्या होता है सर? हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर गूगल में फोटो मिल जाएगा तो ठीक, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम अपना फोटो जनरेट करेंगे, डोंट वरी रहिए। ठीक है, चलिए इसमें हमको सर्च करना पड़ेगा। ओके, अगर मिल जाता है फोटो तो बेहतर है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ओके, ये ज़्यादा बेहतर फोटो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोशिश करते हैं इसको विजिट करने का। चलिए इस फोटो को हम दिखा के समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा धुंधला दिख रहा है? अरे यार थोड़ा धुंधला नहीं, बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है। कोई बात नहीं इसमें। अच्छा रुक 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 जा, रुक जा, रुक जाओ मेरे भाई। फोटो वोटो रखे नहीं है इसीलिए, मेरे पास जो पीपीटी वगैरह था वो होगा कहीं, है ना। चलो ये आपको दिख रहा होगा, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या होता है हैवल माइनिंग, समझते हैं। जब कभी भी बर्डन मतलब बेंच बनाते 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 बेंच काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है, और अब इस गहरा माइंस को माइनिंग करते हैं तो पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा, आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा होने लगे कि मेरा फायदा ना हो, तो उस कंडीशन में आप हाईवाल माइनर को अडॉप्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बेंच है, बेंच का हाइट को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा नीचे गड्ढा करेंगे तो बेंच का हाइट को बढ़ा देंगे। और कोयला को सीम को आप जब दिखने लगे कि ये देखो ये कोल का सीम है, ये उसके बाद ओवरबर्डन वाला सीम है, फिर कोल का सीम है, फिर ओवरबर्डन वाला सीम है, तो उस कोल सीम तक पहुंचते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा एक मशीनरी लगाते हैं, इसको बोलते हैं हाईवाल माइनर। इसको क्या कहते हैं? हाईवाल माइनर। जो अलग अलग कंपनी का आता है, जनरली कैटरपिलर का हम इस्तेमाल करते हैं। हाईवाल एंड माइनर में क्या होता है, आदमी को अंदर जाने का जरूरत नहीं है। जो आपका ऐसा पूरा का पूरा बेंच है, इस बेंच में छोटा 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 सुरंग करेगा, छोटा छोटा सुरंग करेगा, और सुरंग करने के बाद उसमें आपका पूरा बेल्ट कन्वेयर घुसेगा, उसमें मशीन घुसेगा, सीयरर घुसेगा, कोयला काटेगा, बेल्ट कन्वेयर पे लोड करेगा, बाहर आएगा। पूरा का पूरा मॉनिटर होता है आपका रिमोट से, यानी यहीं से बैठे बैठे पूरा ऑपरेट होता है। यानी बेंच के अंदर में घुस के कोयला काटेगा, बेंच के अंदर में घुस जाएगा मशीन, और घुसने के बाद कोयला काटेगा भी और लोड भी करेगा, और लोड करके बाहर निकाल के फेंक देगा। फिर बाहर से आप इसको चाहे तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हाईवाल माइनर। ऑगर माइनर क्या होता है? ऑगर माइनर भी बिल्कुल ऐसे ही मशीनरी होता है, जिसमें आपका ऐसे चौकुटा चौकुटा काटा, उसमें क्या करेगा, गोल गोल काटेगा। ठीक है, गोल गोल काटेगा। इसका हम फोटो दिखाएंगे, डोंट वरी, इसका हम फोटो दिखाएंगे, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। चलिए, तो और क्या क्या मेथड मैंने आपको बताया? ऑगर माइनिंग बताया था, हाईवाल माइनर बताया था,
उसके बाद आपको मैंने प्लेसर माइनिंग बताया था। प्लेसर माइनिंग को हम सरफेस माइनिंग भी कहते हैं। प्लेसर माइनिंग को क्या कहते हैं? सरफेस माइनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सरफेस माइनिंग? देखो ऐसा है, जब कुछ छोटा छोटा माइंस होता है ना, जिस जगह पे हम कोयला का माइनिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको वाशिंग भी कर रहे हैं, कोयला निकाल भी रहे हैं और उसको वाश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस माइनिंग बोलते हैं। ए मेथड ऑफ सरफेस माइनिंग इज नॉन एज प्लेसर माइनिंग, इन्वॉल्व माइनिंग एंड washing together of generally unsolidated or semi-colorless rock near the ground surface on the method is mainly not treated as open cast but a very soon। मतलब कुल मिलाकर के बोला जाए तो हम माइनिंग कर रहे हैं ओपन कास्ट से, उसके बाद आपका निकाल के उसको धो भी रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं प्लस वाशिंग भी कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बुक में नहीं दिया हुआ है। तो माइनिंग प्लस वाशिंग बराबर प्लेसर माइनिंग, प्लेसर माइनिंग, ठीक है। चलिए, इसके बाद ग्लोरी होल माइनिंग के बारे में बताए थे। ग्लोरी होल माइनिंग सबको आगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ग्लोरी होल माइनिंग क्या होता है? दिस इज ए मेथड वेयर मिनरल इज एक्सकोवेटेड इन अ स्मॉल पिट्स। स्मॉल पिट्स मतलब छोटा छोटा ओपन कास्ट माइंस होंगे, छोटा छोटा ओपन कास्ट माइंस होंगे जिसमें से कोयला निकाला जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा ओपन कास्ट माइंस होंगे जिसमें से कोयला निकाला जाएगा, है ना। बट इट ट्रांसपोर्टेड टू द अंडरग्राउंड थ्रू, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गया। थोड़ा दिमाग से उतर जाता है डाटा, इसलिए हमको किताब देखना पड़ता है, किताब रखना पड़ रहा है आजकल। थोड़ा मेरा भी दिमाग कमज़ोर हो गया है। चलिए, यही होता है सर सेटल होने के बाद लाइफ में, ठीक है, कोई नहीं। ग्लोरी माइनिंग के बारे में हम क्या बताए थे कि छोटा स्मॉल पिट माइंस जो होता है ना, स्मॉल पिट माइंस, छोटा छोटा जो ओपन कास्ट माइंस होता है, उस माइंस में जब आप माइनिंग करते हैं, ठीक है, माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद अंडरग्राउंड मेथड से ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी अंडरग्राउंड मेथड से कोई यहाँ से हॉलेज बना दिया, अंडरग्राउंड रास्ता में कोड़ते हुए खोद दिए आप, ओपन कास्ट माइंस के नीचे में ही एगो ऐसे गैलरी खोदे, अब खोदते हुए इसको सरफेस तक भेज दिए। अब इस सरफेस से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस मतलब अंडरग्राउंड माइंस के थ्रू या अंडरग्राउंड गैलरी के थ्रू हम कोयला को भेज रहे हैं। कोयला कहाँ का है? ओपन कास्ट का है। कोयला कहाँ का है? ओपन कास्ट का है। हम भेज किस से रहे हैं? अंडरग्राउंड से भेज रहे हैं। अंडरग्राउंड गैलरी में हॉलेज लगा के, बेल्ट लगा के, कन्वेयर लगा के हम इसको भेज रहे हैं। इसको बोला जाएगा ग्लोरी होल माइनिंग। चूंकि एक छोटा सा गैलरी बना के हम इसको भेजते हैं, इसलिए इसको हम लोग होल कहते हैं, ग्लोरी होल माइनिंग। फिर से, ग्लोरी होल माइनिंग, इसमें हमने क्या बताया? कोल निकलेगा किससे? ओपन कास्ट, ओपन पिट से। छोटा माइंस को ओपन पिट कहते हैं। कोल निकलेगा ओपन पिट से, लेकिन ट्रांसपोर्ट होगा किससे? ट्रांसपोर्ट होगा किससे? अंडरग्राउंड से। इसको बोलते हैं ग्लोरी होल माइनिंग। इसके पहले हमने क्या बताया था? प्लेसर माइनिंग, ठीक। प्लेसर माइनिंग में हमने क्या बताया था? कोल का माइनिंग होगा, अब प्लस वहीं पे वाशिंग होगा, इसको बोलेंगे हम प्लेसर माइनिंग, ठीक है। ये सब खाली टर्मो याद रखिए ना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा तो टिक मारने में आपको आसानी होगा, है ना। चलिए, तो ओपन कास्ट माइनिंग में बेंच कैसे बनाते हैं? पहला कट कौन सा होता है? बॉक्स कट होता है। पहला कट कौन सा होता है? बॉक्स कट होता है, याद रखिएगा, बॉक्स कट होता है। बॉक्स कट कैसे खोदते हैं और ओपन कास्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने आपको बताया। क्या बताया? सरफेस था, उसमें बहुत सारा पेड़ पौधा था, जंगल था, उसमें हम डोजर चलाए, डोजर चला के पहले जंगल कटवाएं, उसके बाद फिर जो घास फीस था उसको छीलने के लिए तो हम डोजर का इस्तेमाल किए, उसके बाद जमीन को प्लेन करने के लिए ग्रेडर का इस्तेमाल किया। तो क्या क्या मशीनरी लगा? सबसे पहले तो हम डोजर लगाए, ठीक है। पेड़ काटने के लिए तो हमको कटर लगाना पड़ा, पेड़ काटे पहले, उसके बाद डोजर लगाए, डोजर लगाने के बाद इसमें ग्रेडर लगाया ताकि ज़मीन एकदम प्लेन कर दे। प्लेन होने के बाद फिर हम इसमें बॉक्स कट लगाए, बॉक्स कट लगाने के लिए हमको यहाँ पे एक्सकोवेटर का ज़रूरत पड़ा, एक्सकोवेटर इसमें बॉक्स कट लगाया, बॉक्स कट लगाया जैसे तालाब जैसा होता है वो तालाब जैसा। उसके बाद वो तालाब के नीचे फिर से एक बॉक्स कट लगाया। ऐसे करते करते बॉक्स कट पे बॉक्स कट लगते गया और धीरे धीरे ये बेंच में कन्वर्ट होते गया। और फिर उसी बाद हम बेंच को एक्सटेंड करते जाते हैं। बेंच का क्या होता है? लास्ट में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद हम कोयला तक पहुंच गए, फिर हम कोयला निकालना शुरू किए। कोयला निकालने के बाद हमको जिस जगह से कोयला निकाल लिए उस जगह पे हम बैक फिलिंग भी करते हैं, यानी उस जगह पे मटेरियल हम भरते जाते हैं और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ाते जाते हैं। कुल मिलाकर के ऐसे ही ओपन कास्ट माइंस पूरा का पूरा चलता है, ठीक है। पहले बैक फिलिंग का कानून नहीं था, लेकिन बाद में बैक फिलिंग का कानून बना दिया गया, ठीक है। चलिए, और इसको स्ट्रिक्टली लागू भी कर दिया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ओपन कास्ट माइनिंग्स के बारे में हमने अभी आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ बताया था। अब हम एक बार रिकैप करते हैं ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस पे एक तरीका जो हम आपको नहीं बताया जिसका नाम है स्ट्रिप माइनिंग। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? हमने आपको प्लेसर माइनिंग पढ़ाया, ठीक। हमने आपको ग्लोरी होल माइनिंग पढ़ाया,
हमने आपको हाईवाल माइनिंग पढ़ाया, मतलब हल्का आइडिया दिया, पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो अभी पढ़ाएंगे। हाईवाल माइनिंग पढ़ाया हमने आपको, ऑगर माइनिंग पढ़ाया, बताया। तो ये सब नाम याद रखिएगा, सब क्या है, ये सब डेरिवेटिव है ओपन कास्ट माइंस का। क्या है? डेरिवेटिव। प्लेसर माइनिंग में क्या था हमने बताया? वाशिंग, कोयला का माइनिंग, सॉरी इसको लिखते जाते हैं कोल माइनिंग प्लस वाशिंग। ग्लोरी होल माइनिंग में हमने क्या बताया? कोल किससे निकलेगा? ओपन पिट से निकलेगा। और ट्रांसपोर्ट किससे होगा? ट्रांसपोर्ट होगा अंडरग्राउंड के थ्रू। ठीक है। हाईवाल माइनिंग के बारे में हमने क्या बताया? हाईवाल माइनर लगाते हैं, हाईवाल माइनर लगाते हैं जब कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता है तब। ऑगर माइनिंग में भी कुछ ऐसा ही, ऑगर माइनर लगाते हैं, ऑगर माइनर लगाते हैं। इसमें क्या है? इसमें गोल गोल बनता है, इसमें चौकुटा चौकुटा गैलरी बनता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं स्ट्रिप माइनिंग पे, है ना। स्ट्रिप माइनिंग, देखो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और कुछ अलग कंट्रीज है, उसमें जो बड़ा बड़ा बेंच होता है ना, बड़ा बड़ा बेंच को हम काफ़ी चौड़ा रखते हैं। बेंच का जो चौड़ाई है उसको काफ़ी चौड़ा रखते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे करके हम स्लाइस का एक बार मार्किंग कर लेते हैं कि हाँ 8 मीटर का मान लेके चलिए बेंच, चूंकि हमने बताया बड़ा बड़ा रहता है, तो 24 मीटर का मान के चलिए बेंच है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले लाइनिंग कर देंगे, चूना से हम क्या करेंगे, मार्किंग करवा देंगे। ठीक है। चूना से मार्किंग करवा देंगे। चूना से मार्किंग कराया तो ये हो गया 8 मीटर। 8 मीटर कंसोल 8 24, 8 मीटर, 3 बार हम लिख लिए। इसको हम बोल देंगे फर्स्ट स्लाइस, इसको बोल देंगे सेकेंड स्लाइस, इसको बोल देंगे थर्ड स्लाइस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सरफेस माइनर से या फिर कोई भी ऐसा माइनर से जो कोयला काटता है या एक्सकवेटर से, हम एक एक करके एक एक गैलरी को खाते रहेंगे, मतलब एक एक गैलरी को काटेंगे। पहले इसको काट लिए, फिर इसको काट लिए, फिर इसको काट लिए। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से लंबा लंबा स्ट्रिप काट रहे हैं, लंबा लंबा स्ट्रिप काट रहे हैं। इसमें भी लंबा लंबा स्ट्रिप काट रहे हैं। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं लंबा लंबा स्ट्रिप काटे, नीचे वाला में लंबा स्ट्रिप काटे, फिर इसमें लंबा स्ट्रिप काटे। इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रिप माइनिंग, जो कि भारत में फॉलोड नहीं होता है ना। एक ही बेंच में 2 बार कटिंग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। तो भारत में जनरली इसका इस्तेमाल नहीं होता स्ट्रिप माइनिंग का। तो ओपन कास्ट मेथड क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे स्टार्ट करते हैं, पहला कट कौन सा होता है, आई होप ये स्टार्ट हो गया होगा, याद हो गया होगा आपको। कहा गया है कि 70% मिनरल, नॉट कोल, मिनरल वर्ल्ड का अगर बनाया निकाला जाता है तो वो ओपन कास्ट तरीके से निकाला जाता है। 70% मिनरल ओपन कास्ट तरीके से निकाला जाता है। और 75% मिनरल भारत में, कहाँ? भारत में, इंडिया लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे बोल्ड में। भारत में 75% मिनरल जो है वो एक्सपोर्ट, मतलब निकाला जाता है ओपन कास्ट मेथड से। इसी मेथड से भारत में ओपन कास्ट तरीके से निकाला जाता है 75% मिनरल। ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि कुछ कुछ डाटा बताया। क्या बताया सर? ओपन कास्ट माइंस जो है उसका अलग अलग डेरिवेटिव होता है। ओपन कास्ट मेथड में पहले हम बॉक्स कट चलाते हैं, फिर बॉक्स कट चलाते चलाते उसको कैसे हम बेंच में कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद कुछ मेथड के बारे में बताया, स्ट्रिप माइनिंग, प्लेसर माइनिंग और ग्लोरी होल माइनिंग, हाईवाल माइनिंग, ऑगर माइनिंग। ये सब कुछ डेरिवेटिव हैं जो आपको डरना नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे। 70% मिनरल हमारा जो पूरा दुनिया का है वो ओपन कास्ट तरीके से निकाला जाता है। 75% मिनरल इंडिया में ओपन कास्ट तरीके से निकाला जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक टर्म है क्वायरेबल लिमिट। क्वायरेबल लिमिट, एक टर्म आता है स्ट्रिपिंग रेशियो। क्वायरेबल लिमिट क्या होता है, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, इसको समझिएगा। क्वायरेबल लिमिट होता है मतलब अभी आप खुदाई नहीं किए हैं, अभी आप खुदाई नहीं किए हैं, अभी आप एक्सकवेशन नहीं किए हैं। ठीक है। अभी आप कागज में लिख रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, पेपर में हिसाब किताब कर रहे हैं कि भैया हम माइनिंग करेंगे तो मेरा फायदा है कि नहीं है, घाटा है कि फायदा है, कितना कोयला काट सकते हैं, कितना कोयला नहीं काट सकते हैं, कितना मेरा खर्चा आएगा। तो अगर हम खर्चा जोड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे क्वायरेबल लिमिट। इसको क्या बोलेंगे? क्वायरेबल लिमिट बोलेंगे। ठीक है। मतलब एक तरह से ये माइन इकोनॉमिक्स का शब्द है, माइन इकोनॉमिक्स का शब्द है। क्वायरेबल लिमिट के बारे में हमने आपको अभी क्या बताया। क्वायरेबल लिमिट क्या होता है, अभी आप खुदाई नहीं किए हैं, अभी कागज लेके बैठे हैं हिसाब करने के लिए कि भैया अगर हम माइंस चलाएंगे, मेरा 5 साल माइंस चलेगा, 10 साल माइंस चलेगा, तो हमको कितना खुदाई करना पड़ेगा,
कितना ओवरबर्डन हटाना पड़ेगा, तब जाके हमको कितना कोयला मिलेगा, उस कोयला से हम कितना फ़ायदा कमाएँगे और उस फ़ायदा में मेरा खर्चा कितना होगा, हमको कितना मैन पावर को देना पड़ेगा 5 साल में, कितना हमको मशीनरी में खर्चा करना पड़ेगा, कितना-कितना खर्चा हमको कहाँ-कहाँ बाँटना पड़ेगा, फिर मेरा जेब में कितना आएगा, सरकार को टैक्स कितना देंगे। तो हम कुल मिलाकर के हिसाब-किताब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिसाब-किताब कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे क्वायरेबल लिमिट, मतलब कितना कोयला आप निकाल सकते हैं, कितना ओवरबर्डन निकालना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं क्वायरेबल लिमिट। ठीक है? क्वायरेबल लिमिट। तो ये एक्चुअली माइंस स्टार्ट करने से पहले हमको हिसाब करना पड़ता है ना? क्वायरेबल लिमिट के बारे में आप पॉइंट लिख सकते हैं। क्वायरेबल लिमिट, क्वायरेबल लिमिट में बोले हैं प्रायर प्रायर बिफोर स्टार्टिंग द माइंस, प्रायर लिखे तो बिफोर लिखने की जरूरत नहीं था। बिफोर स्टार्टिंग द माइंस, माइंस को शुरुआत करने से पहले इसका हम एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं, एक्सपेंसेस को देखते हैं कितना खर्चा है नहीं है। कैसे देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि कितना कोयला निकल रहा है और इस टू कितना ओवरबर्डन हमको निकालना पड़ेगा मीटर क्यूब में। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वायरेबल लिमिट। ये निकाल नहीं रहे हैं, निकालना है पूरा पूरी टोटल कोल, टोटल ओवरबर्डन, इसका हम रेशियो देखेंगे। अब ये अलग अलग टाइप का चट्टान में अलग होता है। मान लीजिए सॉफ्ट चट्टान है, सॉफ्ट चट्टान है, ब्लास्टिंग नहीं करना है, मशीन लगाएंगे तो एगो मशीन लगाएंगे तो मेरा धीरे धीरे माल निकालते जाएगा। लेकिन अगर हार्ड चट्टान है, हार्ड चट्टान है तो पहले तो हमको ब्लास्टिंग करना पड़ेगा है, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे तो फिर हमको रीपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रीपर भी भैया एक लेवल पर तो काम आता है, रीपर भी सब जगह थोड़ी आप दौड़ा दीजिएगा, हर चट्टान में काट देगा वो नहीं। रीपर करता है जिसका मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस हार्डनेस 5 से कम हो। ये सब बड़ा मजेदार चीज़ है भाई। डीजे देशमुख आप अगर पढ़ लीजिएगा ना ओपन कास्ट का, गारंटी देना डीजे देशमुख से आपको प्यार हो जाएगा। ऐसा है ये किताब सर, ऐसा किताब है ये। ओपन कास्ट तो जरूर पढ़ना यार, जरूर से जरूर से जरूर से जरूर पढ़ना। ओपन कास्ट डीजे देशमुख का तो जरूर पढ़ना। बहुत ज़बरदस्त लिखा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा गया है ना। इतना बार हम पढ़े हैं लेकिन हर बार हमको नया ही चीज़ मिलता है। ठीक है, तो जरूर पढ़ना यार, फिर से कह रहे हैं ओपन कास्ट जरूर पढ़िएगा, डीजे देशमुख का जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। यार पढ़ेगा क्या, पढ़ना पड़ेगा, एनसीएल का परीक्षा आ रहा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो सॉफ्ट रॉक जो होता है, सॉफ्ट वाला में आपको एगो मशीन लगा देना है, वो अपना कोयला काट लेगा, हमको झंझट नहीं है। लेकिन हार्ड वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे, या तो ब्लास्टिंग करेंगे या रीपर लगाएंगे। रीपर लगाएंगे तो रीपर में भी हम एक लेवल तक कर सकते हैं। हार्ड अगर ब्लास्टिंग करना है तो ब्लास्टिंग के लिए हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तो ब्लास्टिंग का भी तो खर्चा होगा, ब्लास्टिंग का भी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना सारा खर्चा है, इधर खर्चा उधर खर्चा। तो वही सब खर्चा का मगजमारी को लिख लाख के जब हम हिसाब करते हैं कि कितना कोयला काट सकते हैं, कितना वो भी निकालना है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वायरेबल लिमिट। क्या कहते हैं? क्वायरेबल लिमिट। क्वायरेबल लिमिट अलग अलग टाइप का माइंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक माइंस होता है मैनुअल माइंस, जिसको हम लोग कहते हैं मैनुअल क्वायरिंग। ठीक, इसके बाद एक दूसरा कैटेगरी हम लोग अलग से आजकल बताते हैं जिसको बोलते हैं सेमी मैकेनाइज्ड माइंस। सेमी मैकेनाइज्ड माइंस या फिर सेमी मैकेनाइज्ड क्वायरिंग कह सकते हैं आप। और लास्ट में होता है मैकेनाइज्ड माइंस। मैकेनाइज्ड माइंस। अब मैनुअल व सेमी मैकेनाइज्ड में और मैकेनाइज्ड में क्या अंतर है, किताब में आपका 2 दिया है, हालांकि 3 को आगे पढ़िएगा तो मिलेगा आपको किताब में। मैनुअल क्या होता है इसको समझाते हैं। मैनुअल माइंस का मतलब होता है पहले तो छोटा माइंस। ठीक है, पहले दिमाग में रखिएगा, मैनुअल माइंस का मतलब होता है क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या कि कोल का होता है या मिनरल का होता है? क्वेरी कोल और मिनरल दोनों का होता है सर। जब किसी माइंस में बहुत छोटा रहेगा जिसमें आपको ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग नहीं करना है, अगर करना भी है तो बहुत ही छोटा वाला इससे करना है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझाते चलो। मैनुअल ओपन कास्ट या मैनुअल माइंस, ठीक है, या मैनुअल क्वेरिंग। ठीक, मैनुअल माइंस हम इसको समझते हैं लेकिन मैनुअल माइंस उसको कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मैनुअल क्वेरिंग अगर हम कर रहे हैं, ओपन कास्ट तरीके से कोयला काट रहे हैं, मैनुअल क्वेरिंग, तो पहले तो इसका बेंच छोटा छोटा होगा, 1.5 मीटर ज़्यादा हाइट का नहीं होगा, 45 डिग्री ज़्यादा एंगल नहीं होगा। ये सब पढ़े होंगे आप रेगुलेशन पर 105 में। हम लोग उतना डिटेल में बात नहीं करते हैं। मैनुअल माइंस में क्या है कि बहुत ही कम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, बहुत ही कम मैन पावर रहेगा। ठीक, ब्लास्टिंग नहीं होगा, और अगर ब्लास्टिंग कर भी रहे हैं तो आपको गन पाउडर है या फिर जो लो एक्सप्लोसिव है इसका इस्तेमाल करेंगे, लो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो जाके इसको बोलेंगे आप मैनुअल। इसमें लोडिंग वाला जो काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग वाला जो काम होता है, इसमें कहीं ना कहीं मैनुअल लेबर इम्प्लॉयड होते हैं। मैनुअल लेबर आप अगर देखे होंगे,
कोयला ढोने वाला काम करता है, मतलब टोकरी में कोयला लाद लाद के जाके ट्रक में लादेगा, फिर टोकरी में लादेगा, फिर ट्रक में लादेगा, टोकरी में लादेगा, ट्रक में लादेगा, कुछ ऐसा काम करता है। ठीक है, मैनुअल लोडिंग में। तो मैनुअल लोडिंग अभी बहुत सारा माइंस में हो रहा है पुराना पुराना, लेकिन धीरे धीरे सब ट्रक और डंपर ले लिया है। अगर ट्रक भी आपको दिखेगा तो बहुत ही स्मॉल कैपेसिटी का दिखेगा, 15 टन वाला ट्रक दिखेगा, 10 टन वाला ट्रक दिखेगा, ये सब आपको दिखाई देगा। छोटा छोटा मशीन दिखाई देगा, कहीं ना कहीं मैनुअल लेबर एम्प्लॉयड होंगे, कुछ ना कुछ काम जो है वो मैनुअली किया जाएगा, है ना। कोयला ढोने का काम हो, ब्लास्टिंग का काम हो, है ना, तो ये सब बहुत मैनुअल किया जाएगा। जो साइज होगा, जो आपका होल होगा, जिसमें अगर ब्लास्टिंग कर भी रहे हैं, अगर ब्लास्टिंग कर भी रहे हैं, तो जो होल होगा वो डीप होल ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, बल्कि 1.2 मीटर से 1.8 मीटर तक का होल आप करते हैं डीप होल, है ना। कम डाया वाला होल होता है, 37 के आसपास का होल होता है। ठीक है ना। इतना डाया का होल करते हैं। तो ब्लास्टिंग भी अगर कर रहे हैं तो बहुत ही छोटा पैटर्न पे करते हैं, बहुत ही छोटा तरीका से करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो मैनुअल के बारे में हमने क्या बताया, फिर से एक बार रिकेप करते हैं। मैनुअल को ओपन कास्ट वर्किंग है, बेंच का हाइट आपको बहुत कम दिखाई देगा, 1.5 मीटर के आसपास छोटा बेंच का हाइट है। उसके बाद नज़र डालिएगा तो देखिएगा कि मैनुअल वर्कर काम कर रहा हो सकता है लोडिंग वोडिंग वाला काम कर रहा हो मैनुअली, हो सकता है ब्लास्टिंग का काम कर रहा हो मैनुअली, कोई मशीन का यूज़ नहीं कर रहा हो। ठीक है। और तो और जाके आप पूछिएगा कि ब्लास्टिंग कर रहे हो, बोलेगा हाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं। पूछिएगा कौन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहा है, बोलेगा गन पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ब्लास्टिंग में अगर लो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है तो भी उसे हम मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग या फिर क्वारी या फिर छोटा माइंस कहते हैं। इसके बाद जो ट्रक आपको दिखाई देगा, ट्रक है जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है, बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। ट्रक है 10-15 टन का, टाटा वाला ट्रक आपको दिखाई देगा जो रोड पे लेके जाता है सामान, वैसा ट्रक आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये जो माइंस है ये छोटा माइंस है, यानी मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक। ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो जाके पूछेगा उसको कि होल का डेप्थ कितना है, तो बताएगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, यही बोलेगा वो। मतलब 1.2 मीटर से 1.8 मीटर से ज़्यादा डेप्थ तो आप नहीं जा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये मैनुअल है। डायमीटर 37 mm। फिर से इसको हम लिख रहे हैं, जो अब याद करने का चीज़ है, याद करने का क्या चीज़ है समझिएगा। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो याद करने का चीज़ है वो है ब्लास्टिंग। इसमें एक्सप्लोसिव कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नोट करते जाइएगा। एक्सप्लोसिव इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गन पाउडर, या फिर लो एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल आप मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में नहीं कर सकते हैं। बेंच का हाइट कितना होता है, मैक्सिमम बेंच हाइट होता है मैक्सिमम 1.5 मीटर। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया, ब्लास्टिंग में जब अगर आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग का जो होल का डेप्थ होगा, ब्लास्टिंग में जो होल का डेप्थ होगा वो होगा 1.2 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर तक। ठीक है। इसके बाद ब्लास्टिंग होल का जो डाया होगा वो मैक्सिमम होगा 37 mm तक। ठीक। यही वाला ये सब कुछ डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करिए। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग जो है एक्सप्लोसिव से करते हैं अगर, तो गन पाउडर या लो एक्सप्लोसिव से करेंगे। बेंच का हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ब्लास्टिंग अगर हम कर रहे हैं मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में तो 1.2 से 1.8 मीटर तक ही डेप्थ रहेगा। डाया का अगर हम बात करेंगे 37 mm का ही डाया हम इस्तेमाल कर सकते, उससे ज़्यादा डाया का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हैंड हेल्ड ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, हैंड हेल्ड ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आदमी पकड़ के इसको ड्रिल करता है। हैंड हेल्प ड्रिलिंग मशीन में भी बहुत सारा ड्रिलिंग मशीन आता है, हम आपको पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में है भाई साहब, इसी चैप्टर में कह रहे हैं ना। ये चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा ना डीजे देशमुख से, आपको मज़ा नहीं आएगा ना तो मेरे पास ट्यूशन छोड़ दीजिए आप। ठीक है। आपको माइनिंग छोड़ने, आपको माइनिंग में रहने का हक नहीं है। ओपन कास्ट माइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है सर, बहुत ही ज़बरदस्त है, छोड़िएगा नहीं यार, बड़ी पछताइएगा छोड़िएगा। चलिए, दूसरा है मैकेनाइज्ड। मैकेनाइज्ड मैकेनाइज्ड है, सेमी मैकेनाइज्ड के बारे में बताते हैं थोड़ा देर में। मैकेनाइज्ड क्या होता है, मैकेनाइज्ड में बोला गया है जहाँ पे आप मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पे आप अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो डीप होल ब्लास्टिंग करेंगे। डीप होल ब्लास्टिंग मतलब 3 मीटर डेप्थ से ऊपर वाला जो ब्लास्टिंग होता है उसे हम कहते हैं डीप होल ब्लास्टिंग। ठीक है। तो डीप होल ब्लास्टिंग का उपयोग करेंगे। होल का जो डाया होगा, होल का जो डाया होगा वो 125 mm से लेकर के 250 mm तक होगा। स्टोइंग पाइप का भी यही मोटाई होता है, डायमीटर होता है, याद रखिएगा। 125 से लेकर के 250 mm तक का आप
इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं। लो तो कर ही सकते हैं, हाई एक्सप्लोसिव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आपका मशीनरी लगा सकते हैं आप, जैसे अगर आप लगा रहे ट्रक, तो ट्रक आपका छोटा वाला नहीं होगा बल्कि डंपर होगा, है ना। इसके बाद अगर आप एक्सकोवेटर लगा रहे हैं तो एक्सकोवेटर लगा सकते हैं। आप जितना चाहे मैकेनाइजेशन कर सकते हैं इसमें मैकेनाइज्ड में, ठीक है। मैकेनाइज में आप जितना चाहे उतना मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो बकेट व्हील एक्सकोवेटर लगा सकते हैं जो सबसे बड़ा मशीनरी होता है। आप चाहे तो ड्रैग लाइन लगा सकते हैं, है ना। ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकोवेटर, ये सब एक्सकोवेटर का ही कैटेगरी में आता है। तो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक आपको दिमाग में रख लेना है कि मैकेनाइज रहेगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिफॉल्ट ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। डिफॉल्ट ब्लास्टिंग क्या होता है, 3 मीटर से ज़्यादा डेप्थ वाला जो ब्लास्टिंग होता है उसे डिफॉल्ट ब्लास्टिंग कहते हैं। होल का डाया कितना होना चाहिए डिफॉल्ट ब्लास्टिंग में, 125 mm से 250 mm होना चाहिए। इससे कम डाया का हो सकता है क्या, नहीं, इससे कम डाया का डिफॉल्ट ब्लास्टिंग नहीं हो सकता है। हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैसे कि गन पाउडर, TNT, गन पाउडर कह रहे हैं सॉरी, जैसे कि TNT हो गया, उसके बाद आपका स्लरी एक्सप्लोसिव हो गया, इमल्सन हो गया, ये सब आपका हाई एक्सप्लोसिव के एग्जांपल होते हैं। साइड मिक्स स्लरी, ये सब हाई एक्सप्लोसिव का एग्जांपल है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल हाई एक्सप्लोसिव का एग्जांपल है। इसमें मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रक, छोटा ट्रक का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि डंपर का इस्तेमाल करेंगे, एक्सोवेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम कन्वेयर लगा सकते हैं, इसमें बकेट व्हील एक्सकोवेटर, ड्रैग लाइन, ऐसे बड़े बड़े मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। यहाँ तक क्लियर हो गया है आयुब, यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओपन कास्ट मेथड हम कब अडॉप्ट करते हैं, ओपन कास्ट मेथड हम कब अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, अब हमने क्या क्या बताया था, सेमी मैकेनाइज्ड बताया था। सेमी मैकेनाइज्ड, देखो सेमी मैकेनाइज्ड किस टाइप के माइंस होते हैं समझिएगा। मान के चलिए कि बहुत बड़ा जमीन है माइंस का, ठीक। अब उस जमीन में एक जगह यहाँ पे काम कर रहा है वो, और एक जगह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक। ये एगो माइंस है जिसमें बहुते मशीन लगा, बहुते मशीन लगा, ठीक। और ये माइंस है जिसमें बहुत कम मशीन लगा है, यानी कि मैनुअल टाइप का ये काम कर रहा है, मैनुअल टाइप का काम कर रहा है। तब हम इसको क्या बोलेंगे, पूरा माइंस को हम कह सकते हैं सेमी मैकेनाइज्ड है। कहीं पे मशीन बहुत ज़्यादा लगा है, कहीं पे मैनुअली ही काम हो रहा है, ठीक। तो उसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेमी मैकेनाइज्ड कहते हैं ना। एक तो ये है। दूसरा क्या है, क्या एक ही मशीन, एक ही माइंस में बहुत सारा मशीन नहीं लग सकता, लग सकता है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें हमको मैनुअल ही काम करना पड़ता है। लोडिंग वोडिंग हमको मैनुअल करना पड़ता है, लो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में उसको हम लोग सेमी मैकेनाइज्ड कहते हैं। ये एक एडवांस तरीका है, पहले ये सब तरीका नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब आते हैं क्वायरेबल लिमिट। क्वायरेबल लिमिट में आपका 3 टाइप का माइंस, पहले तो आ गया मैकेनाइज्ड। मैकेनाइज्ड में क्वायरेबल लिमिट क्या होता है, 1.5:1 मैकेनाइज्ड में होता है, सॉरी मैकेनाइज्ड कह रहा हूँ, मैनुअल में होता है, ये मैनुअल है, मैनुअल में होता है ये, ठीक है। इसके बाद सेमी मैकेनाइज्ड में कितना होता है, सेमी मैकेनाइज्ड में अगर सेमी मैकेनाइज्ड है, सेमी मैकेनाइज्ड है, तो सेमी मैकेनाइज्ड में बेसिकली ये आपका 2:1 होता है। अब आते हैं मैकेनाइज्ड में। मैकेनाइज्ड में अलग अलग कम्बिनेशन आ जाता है। सबसे पहला कम्बिनेशन आ जाएगा डीपर सोवेल अगर है, ठीक है, डीपर सोवेल है अगर, डीपर सोवेल थोड़ा धीरे चलता है, डीपर सोवेल है, साथ में डंपर प्लस डंपर का कम्बिनेशन है ना, प्लस डंपर का कम्बिनेशन है। तो इस कंडीशन में ये जाएगा 4:5 पॉइंट, सॉरी 4:2 कह रहा हूँ, इसको लिखते जाइएगा, इसको लिखते जाइएगा, 4 से 5, 4:5:1, या तो 4 रहेगा या 5 रहेगा। अगर दूसरा वाला हम बात करते हैं, अगर हम ड्रैग लाइन लगा दिए हैं, अगर हम ड्रैग लाइन लगा दिए हैं आपका माइंस में, तो उस कंडीशन में क्वायरेबल लिमिट कितना जा सकता है, 8 से 10:1, ठीक है। और तीसरा में हम अगर मान लीजिए बकेट व्हील एक्सकोवेटर लगा दिए, बकेट व्हील एक्सकोवेटर, इस कंडीशन में कितना जा सकता है, 3 से 4:1। ये है क्वायरेबल लिमिट। ये क्या है, क्वायरेबल लिमिट है। क्वायरेबल लिमिट क्या होता है, खर्चा देखते हैं हम लोग, कितना कोयला निकालने पे, कितना कोयला निकालने पे कितना ओवरबर्डन हटाना पड़ेगा, उसका खर्चा क्या आएगा। वो जो खर्चा का रेशियो होता है वो मेरा ये होता है, ये स्टेपिंग रेशियो बिल्कुल नहीं है, ये खर्चा का रेशियो है, ठीक है, एक्सपेंसेस का रेशियो है, प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्वायरेबल लिमिट इज द प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। चलिए डिप्रिसिएशन कॉस्ट और बहुत सारा चीज़ में इन्वॉल्व होता है, सेलिंग प्राइस मिनरल, तो जो हम आपको बताया पूरा पूरी हिसाब किताब वही है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्लियर हो गया है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। क्वायरेबल लिमिट क्या होता है इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए,
ये सर एक एक क्या है सब में, एक तो 1 टन कोयला है, 1 टन हम बताना चाहते हैं कोयला है, ये टन में है, और ये आपका मटेरियल है मीटर क्यूब में। ये क्या है, मटेरियल है मीटर क्यूब में, है ना। इसका खर्चा है, ये खर्चा है, ठीक है, ये किसका खर्चा है, ये भी इसका खर्चा है ना। कि 1 टन कोयला निकाल रहे हैं तो मान के चलते मेरा 1 लाख खर्चा है, तो ओवरबर्डन निकालने में मेरा 1.5 लाख खर्चा है, ये निकालने में मेरा 2 लाख खर्चा है, ये निकालने में मेरा 4 लाख खर्चा है, 4 से 5 लाख, ये निकालने में मेरा 8 से 10 लाख रुपया खर्चा है, ये निकालने में मेरा 3 से 4 लाख रुपया खर्चा है। तो सर ये खर्चा है, सर ये खर्चा है, ठीक है। एक तरफ तो एक ही रहेगा, ये तो ध्यान रखिएगा, बाकी एक तरफ आपको देख लेना है कि क्या रहेगा। वो अलग अलग मेथड पे डिपेंड करता है, अलग अलग तरीका से निकालिएगा तो अलग अलग तरीके से कोयला निकलेगा। ये पूरा का पूरा आपका याद करने लायक चीज़ है, इसको चाट लीजिए, रट लीजिए, इसको सुबह शाम पीजिए चाय के साथ, तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडवांटेज। अब क्या ही पढ़ा है एडवांटेज यार, इसे बचपन से पढ़े होंगे, डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे। ओपन कास्ट मेथड में क्या एडवांटेज होता है हम आपको एक बार बोल दे रहे हैं, आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा धीरे धीरे करके, या फिर 0.75x में करके आप इसको सुन लीजिएगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। चलिए, एडवांटेज यही है कि रूप सपोर्ट का झंझट नहीं है, छत को सपोर्ट नहीं करना, ओपन कास्ट में खुला आसमान है तो भगवान को, नीला छतरी वाले को क्या सपोर्ट कीजिएगा। इसके बाद बोला गया है पूरा का पूरा मिनरल को आप नोच सकते हैं, पूरा मिनरल नोचिए, फिर वहाँ ओवरबर्डन डाल दीजिए, बैक फिलिंग कर दीजिए। इसके बाद बोला गया है कि कहीं भी मेरा साफ्ट पिलर, सपोर्ट, रोडवे, पिलर विलर छोड़ने का कोई झंझट नहीं, पूरा कोयला काट लीजिए, ये मेरा फायदा है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि क्विक रिटर्न पॉसिबल है, ओपन कास्ट अगर हम चला रहे हैं तो थोड़ा सा हम चला लेंगे, उसके बाद कोयला मिलना शुरू हो जाएगा, फिर उससे हम लंबा टाइम तक चलाते रहेंगे, हमको ज़्यादा लंबा टाइम तक वेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इससे क्या, हम अगर लोन भी लेते हैं तो जल्दी इसका रिकवरी कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है कि छोटा छोटा एरिया है तो सुपरविजन हमारा आसान होता है। सुपरविजन आसान होता है क्योंकि दूर से ही वो आदमी देख सकता है, व्यू पॉइंट पे खड़ा होकर देख सकता है कि माइंस में कहाँ कहाँ काम चल रहा है। मैनेजर साहब तो माइंस में नीचे उतरते भी नहीं है, व्यू पॉइंट में जाकर खड़ा होते देख लेते कहाँ कहाँ काम चल रहा है। इसमें डेंजर वेंजर ज़्यादा नहीं है, गैस वाला जितना भी दुर्घटना हुआ है वो अंडरग्राउंड माइंस में हुआ है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसमें गैस का भी खतरा नहीं है, इसमें आपका ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि गैस सबसे बड़ा दिक्कत है, गैस कोल डस्ट एक्सप्लोजन का भी यहाँ पे खतरा नहीं है ना। तो डेंजर कम हो जाता है, सैनिटरी कंडीशन बेटर होता है, मतलब कोई अगर टॉयलेट कर दिया, बाथरूम कर दिया तो उड़ के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम अंडरग्राउंड में करके दिखा दो, इतना गमकेगा कि पूछो मत, है ना। इसके बाद इसमें हाई इफिशियंसी ऑफ माइंड वर्कर देख सकते हैं, हम ज़्यादा काम करा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि 9 घंटा कानून है, कानून में आप ओपन कास्ट में 9 घंटा तक काम कर सकते हैं, एक दिन में 9 घंटा, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, 9 घंटा आपको काम करना पड़ जाएगा। और एमएस इसमें ज़्यादा होता है, ओवर में आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ओएमएस पे डायरेक्ट वो अफेक्ट करेगा। इसमें फीमेल वर्कर को हम एम्प्लॉयड कर सकते हैं, जो लेडीज़ लोग होती है ओपन कास्ट में काम कर सकती है, अंडरग्राउंड में पहले काम नहीं होता था लेकिन अब तो नियम बदल गया है। खैर, ट्रेनिंग जो है ऑपरेटिव का ईजी होता है क्योंकि हम ऑपरेटिव को नज़र के सामने रख पाते हैं और ऑपरेटिव हमको दिखाई पड़ता है। लार्ज स्केल मैकेनिज्म हमको पॉसिबल है, मतलब जो चाहे मशीन लगा दे, कभी चाहे ड्रैग लाइन लगा दे, कभी चाहे बकेट व्हील एक्सोवेटर लगा दे, ये सब मेरा कुछ एडवांटेज है। चलिए अब आते हैं डिसएडवांटेज पे, ये भी हम बग देते हैं, आप इसको 0.7x पे करके 7.5 पे करके देख सकते हैं। डिसएडवांटेज यही है भैया कि मौसम के चलते बहुत इफेक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो मानसून सत्र होता है ना, मानसून सत्र, ये माइनिंग के लिए बड़ा खराब होता है सर, माइनिंग के लिए बहुत खत्म होता है। काहे, काहे कि ज़्यादातर माइंस काम नहीं कर पाता, थोड़ा सा भी पानी आएगा ना, तो थोड़ा सा पानी आने के बाद जो बेंच होगा ना, बेंच में कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, डंपर चलेगा तो डंपर स्कीड करेगा, है ना। टोक्यो ड्रिफ्ट देखे ना, फास्ट एंड फ्यूरियस, ऐसे ही गाड़ी पूरा स्कीड करेगा, और स्कीड करेगा, एक बेंच से पलटी मार के दूसरा बेंच में गिर जाएगा। 1 घंटा अगर पानी आ गया ना, सिर्फ 1 घंटा जबरदस्त पानी, 1 घंटा अगर दबा के पानी पड़ गया तो पूरा का पूरा माइंस बंद हो जाता है। आपको फिर वेट करना पड़ता है कि धूप आए, पानी सूखे, उड़ जाए, उसके बाद हम लोग ग्रेडर मरवा देते हैं। ओपन कास्ट में हम भी काम कर रहे हैं इसलिए हमको तजुर्बा है, हम लोग ग्रेडर मरवा देते हैं, ग्रेडर वाला को बोल के ग्रेडर मार के पूरा जो ऊपर का परत है, एक तो परत काट लेगा पूरा, परत काटने के बाद फिर उसमें हम लोग चेनिंग करवा देंगे, चेनिंग करवाते हैं डोजर से। कुछ नहीं करना है, डोजर को बोलते हैं भाई तुम आगे पीछे करके चलो, उसका चेन गड़ता है जमीन में तो छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, मतलब उबड़ खबड़ हो जाता है, ताकि डंपर जब चले तो उसका टायर में जो ग्रिप होता है वो अच्छे से पकड़ बना सके, फिसले नहीं, ठीक। तो ऐसा करके हम लोग काम चलाते हैं, लेकिन वो खैर नियम कानून में नहीं है, हम लोग को करना पड़ता है भाई। कोई भी माइंस में आप काम कीजिएगा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आप माइनिंग सरदार, ओवरमैन या कोई ऐसा पद, सत्र पे पद पे काम कीजिएगा, सुपरवाइजरी स्टेचुरी पोस्ट पे, तो खतरा का जिम्मेवारी आप ही के ऊपर में होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, है ना। जो जॉब करता वही सब चीज़ को समझ सकता है, किताबी ज्ञान से नहीं आप उतना समझ पाइएगा उस चीज़ को। चलिए, तो क्या बता रहे थे, ग्रेडर डोजर चलवा के हम लोग काम शुरू कर देते हैं, लेकिन मानसून सत्र में
काम बंद रहता है, 1 डेढ़ महीना 2 महीना तो पूरा ठप रहेगा। अगर कोल इंडिया है तो 3 महीना ठप रहेगा, प्राइवेट कंपनी है तो 1 डेढ़ महीना में शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो मानसून सत्र में पूरा का पूरा काम बंद रहता है। अब गर्मी का दिन देख लीजिए, गर्मी का दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, खासकर अगर आप लोग झारखंड में या धनबाद में है, उस सब एरिया में तो ठीक है, लेकिन गुजरात राजस्थान में मत आइएगा काम करने, बहुत गर्मी रहता है सर, है ना। हम तो करिया हो गए हैं 2 दिन में। तो समर वाला जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा धूप लगता है। आपका 12 बजे से स्टार्ट होता है लगभग 3 बजे के बीच, ये जो टाइम होता है दोपहर का, ये झौंस वाला टाइम होता है। इसमें हीट स्ट्रोक का भी संभावना रहता है। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक क्या होता है समझाते हैं आपको शॉर्ट में, लू लगना कहते हैं इसको। ऐसा माना गया है साइंटिफिक डाटा के हिसाब से कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर हो गया है किसी भी जगह पे, और अगर आप डायरेक्ट उस एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं, तो उसमें यूवी रेज का जो संख्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो आपका बॉडी ऑब्जर्व करता है और हीट स्ट्रोक का चांसेस को बढ़ाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने के कारण मतलब बॉडी का पानी सूख जाता है, और लंबा टाइम काम करने से आपका धीरे धीरे हीट स्ट्रोक यानी लू लग जाता है। तो ऐसे समय में आपको बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब रोजी रोजगार है तो करना पड़ेगा, क्या करोगे। तो गर्मी का टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है ना। उसके बाद ठंडा बरसात का टाइम में काम बंद रहेगा। अब ठंडा का टाइम में रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, है ना, जैसे अभी रात को 2 बजे 3 बजे हमको ड्यूटी जाना पड़ता है, हम खड़ा रहते हैं भाई, है ना। तो डंपर में बैठ जाते हैं, वो तो अलग बात है हिसाब किताब, कि डंपर में बैठ जाते हैं आराम से, एसी वेसी थोड़ा चालू करके बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। गाड़ी भी लगा रहता है, बुलेरो तुलेरो तो खोल खाल के बैठ जाते हैं आदमी लोग, है ना। तो उसी में बैठ के देखते हैं, या फिर ठंडा का टाइम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है वैसे प्रैक्टिकल माइंड्स में। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि अगर किसी को खड़ा रहना पड़े, अगर किसी को खड़ा रहना पड़े 1 बजे रात को, 2 बजे रात को ठंडा में, तो शीत पड़ता है सर, शीत पड़ता है रात को, तो उससे आदमी बीमार पड़ जाता है, निमोनिया हो जाता है और भी बहुत सारा बीमारी हो जाता है। तो मौसम के चलते बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में ऐसा सिस्टम नहीं है। इसके बाद उसके बाद इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना, कि अगर आप किसी जगह अंडरग्राउंड माइंस खोलना चाहते हैं, परमिशन मांग रहे हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा तुरंत तुरंत, समझे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ नाम है, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पूरा इन्वायरमेंट है जो आपका इन्वायरमेंट का क्लियरेंस देता है। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस अंडरग्राउंड माइंस में जल्दी मिलता है, ओपन कास्ट में बहुत लेट से मिलता है, क्योंकि जमीनवा काटिएगा तो जंगलवा काटना पड़ेगा, जंगल काटिएगा तो बहुत सारा पंछी पशु है, कहाँ जाएगा वो। तो इससे है बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है समझाते हैं आपको, है ना। कुछ कुछ मजेदार चीज़ हमको दिमाग में आ रहा है, समझा दे रहे हैं आपको, फटाफट समझा दे रहे हैं और ख़त्म करेंगे अभी एट डिसएडवांटेज करके। एक होता है ग्रीन बेल्ट, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रीन स्क्रीन, हरा पर्दा। पूछेगा हरा पर्दा किससे संबंधित है, तो आप फटाक से टिक मारिएगा इन्वायरमेंट से संबंधित। हरा पर्दा का क्या मतलब है, ग्रीन स्क्रीन का क्या मतलब है, ग्रीन बेल्ट का क्या मतलब है, समझाते हैं आपको। मान के चलिए आप चला रहे ओपन कास्ट माइंस, ठीक। ओपन कास्ट माइंस चला रहे, आपका माइन बाउंड्री है पूरा ऐसे, है ना। इस एरिया में भयंकर भयंकर काम होता है, जहाँ जहाँ क्रॉस कर रहे हैं ना, यहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है, डस्ट उड़ता है, धुआं होता है, मशीन का आवाज़ आता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसके चारों तरफ में, ये जो चारों तरफ का हिस्सा है, चारों तरफ आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, लंबा लंबा पेड़। चारों तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, यहाँ 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 पूरा ऐसे कर करके पूरा इधर इधर पेड़ लगाना पड़ेगा आपको, पूरा पेड़ लगाना पड़ेगा चारों तरफ। इससे क्या होगा सर, पेड़ लगाने से क्या होगा, तो पेड़ लगाने से क्या डस्ट बचता है, नहीं। क्या एयर पोल्यूशन कम होता है, नहीं। इससे साउंड नहीं जाता है ज्यादा, आपको सुन के अजीब लगेगा लेकिन यही फैक्ट है सर। साउंड पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग ग्रीन बेल्ट और ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। चारों तरफ पेड़ लगा देंगे, पेड़ लगाने से क्या होगा, अंदर से जो साउंड भाई वेव जनरेट होगा, वेव का फॉर्म में रहता है, वो वेव पेड़ पौधा में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। पेड़ पौधा का ये क्षमता होता है कि वो साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर सके। तो साउंड वेव को यानी नॉइज पोल्यूशन को बचाता है, नॉइज पोल्यूशन जो है ना उसको कम से कम कर देता है, अगर आपके माइंस के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट या ग्रीन स्क्रीन है तो, ठीक है। तो याद आ गया मेरे को तो बता दिए। तो पेड़ पौधा आप अगर काट दीजिएगा, आपके पास जगह जमीन नहीं है, बगल में बस्ती है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये सब भी समस्या है ना। ग्रीन बेल्ट के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, ग्रीन स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ हो जाता है ना। तो ये भी ये सब का डिसएडवांटेज है। इसके बाद पैसा ज़्यादा लगता है ओपन कास्ट खोदना है तो, है ना। ओवरबर्डन हटाने में आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। आपको हम बताते हैं, एक वो जो आपका मशीन है, एक्सकोवेटर है, ठीक है। एक तो मशीन में
450 लीटर सुबह और 350 लीटर शाम को, टोटल मिला के हो जाएगा तुम्हारा 001 4 3 7 1 8। 800 लीटर तेल जलता है सर, 800 लीटर तेल, 800 लीटर डीजल एक दिन में एक वो एक्सकोवेटर खाता है। अगर एक्सकोवेटर को हम चलाते हैं 1 घंटा बीच में ब्रेक देके, तो 800 लीटर तेल खत्म करेगा। तो सोच रहे हैं आप कितना तेल हमको डालना पड़ रहा है। एक एचपी के हिसाब से 450 या 480 एचपी वाला की बात कर रहा हूँ मैं। इससे कम एचपी पे थोड़ा कम खाएगा, लेकिन जनरली इसका हमको उपयोग करना पड़ता है। तो मशीन में हमको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, मशीन का ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में हमको बहुत मगजमारी करना पड़ता है ना। जो काम कीजिएगा ओपन कास्ट में तभी समझ में आएगा। सुन के लगता है ओपन कास्ट है तो आसान है, लेकिन है बहुत मुश्किल काम, है ना। खासकर ओवरमैन इंचार्ज ये सब बनिएगा ना तो हालत खराब हो जाएगा, पसीना पोंछते रहिएगा। तो डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर एक डेप्थ है तो उस डेप्थ में आप जाके काम नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ है उसमें आप कोयला नहीं निकाल सकते हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड खराब हो जाता है, आसपास में पॉल्यूशन होता है, धुआं होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। उसको रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट से छेड़छाड़ किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नष्ट हो जाता है, रिहेबिलिटेशन में अच्छा खर्चा करना पड़ता है। आसपास का बस्ती वाला आ जाता है कि हैवी ब्लास्टिंग हुआ, उड़ के मेरा घर में पत्थर गिरा, मारने मारने के लिए डंडा लेके आ जाता है ना। बगल वाला बस्ती है तो परेशान करेगा ही, उसको चाहिए नौकरी चाकरी पैसा, है ना। वो हर जगह होता है, होगा ही, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ चीज़ देखने को मिलता है ना। चलिए एक लिख रहे हैं हम, अगर माइंस में आप हेवी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हेवी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका वाइब्रेशन जोन कितना दूर होता है बताइएगा। वाइब्रेशन जोन कितना दूर का होता है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला 500 मीटर, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। दूसरा 300 मीटर, तीसरा 250 मीटर, चौथा 1000 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 300 मीटर। 500 मीटर नहीं होगा, ये आपका फ्लाई रॉक वाला रेडियस होता है। 300 मीटर को हम वाइब्रेशन जोन कहते हैं, 300 मीटर को वाइब्रेशन जोन कहते हैं, 300 मीटर को वाइब्रेशन जोन कहते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। इसका जो होता है 300 मीटर, डीजे देशमुख को भी लिखा हुआ है, ठीक है। चल, एडॉप्ट कब करते हैं, एडॉप्ट करने वाला तो आपको हम बता ही दिए हैं यार पूरा पूरी। एडॉप्ट कब करेंगे, जब आपका सेलो डेप्थ होगा, ठीक है। सेलो डेप्थ मतलब 200 मीटर के अंदर में सिम होगा। थीन सिम होगा, थीन सिम में अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, थिक सिम होना चाहिए या फिर मॉडरेट सिम होना चाहिए। तो माना जाता है कि 6 मीटर प्लस अगर सिम का थिकनेस है तब अडॉप्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो माइल्ड ग्रेडियंट होगा, है ना, ग्रेडियंट जो है वो माइल्ड होगा, तब जाके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए ये सब चीज़ हमको देखा जाता है एडॉप्ट वाला कंडीशन में, है ना। चलिए लूज मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, हार्ड चट्टान रहेगा तो हम एडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है। आज इतना ही रखते हैं यार, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। मेरा नौकरी वोकरी का टाइम हो रहा है ना। गरीब आदमी है, जाएंगे, रोजी रोजगार का बात है। हाजिरी काट लेगा तो फिर मेरा पैसा चल जाएगा एक दिन का, है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ओपन कास्ट को बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।